जी, आज हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिक इसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होती है। देखिए, केमिकल तो आपको पता है, कोई ना कोई रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन। और काइनेटिक्स का मतलब ये रेट से मुतालिक होती है, किसी भी चीज की स्पीड से मुतालिक होती है। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी rate of reaction, mechanism of reaction, factors affecting on reaction rate। इसके अलावा आप लिख सकते कि रेट ला। तो ये जो ब्रांच है, इसमें हमने ये सारी चीजें देखनी होती हैं। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या है, और रिएक्शन के रेट के ऊपर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ बातें मैंने आपसे शेयर की हैं। तो ये दिस इज द बेसिक टाइप या बेसिक डेफिनेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। इसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन की भी हम बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। देखिए, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वो बताता था कि इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा। तो केमिकल काइनेटिक्स बताती है कि कोई रिएक्शन हो रहा है, वो कितनी स्पीड से हो रहा है, आइदर वो फास्ट है या स्लो है। तो इसके तीन हमारे पास हैं टाइप्स। नंबर वन है जी इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन हो गए। फिर नंबर टू है हमारे पास मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन। नंबर थ्री पे है हमारे पास स्लो रिएक्शन। अब जो तीनों में से हमारे लिए जो कारआमद होता है वो मॉडरेट रिएक्शन होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इंस्टेंटेनियस की एग्जांपल आ जाएगी आयनिक रिएक्शन, जितने भी हैं ये बहुत कम में, सेकंड से भी कम टाइम में, 10⁻⁻⁶ आर, यू कैन से 10⁻⁻7 में ये कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे आयन Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को अगर आप मिला दें तो ये रिएक्शन बड़ा फास्ट होता है। इसकी ये रीजन होती है कि जो इनके दरमियान कोई बांड नहीं होता, उसको तोड़ना नहीं पड़ता एक्चुअल में। लेकिन जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उनमें बांड होता है, उनको तोड़ना पड़ता है, तो इसलिए वो रिएक्शन जो होता है वो लेट होता है। इसके बाद हमारे पास है मॉडरेट रिएक्शन। ये ना तो ज्यादा फास्ट होते हैं, नाइदर फास्ट नार स्लो। ना तो ये फास्ट है, ना और ना ही ये इतने स्लो होते हैं, दरमियाना इनका रेट होता है, ना ज्यादा ना कम। और जो स्लो रिएक्शन होते हैं इनको साल लग जाते हैं, 6 महीने लग जाते हैं या महीने लग जाते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, इनके रेट का हमें वैसे ही पता चल जाता है कि ये बड़े फास्ट स्लो हैं। तो इसका हमें ज्यादा इसके ऊपर काइनेटिक्स को वेस्ट करना नहीं चाहिए। तो हमें ऑलरेडी इनका आइडिया होता है कि तो बहुत स्लो रेट है इनका। जब मॉडरेट जो रिएक्शन होता है इसको हम स्टडी कर पाते हैं। जो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होते हैं इसको स्टडी करना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये विद इन सेकेंड्स या सेकंड से भी कम टाइम में कंप्लीट हो जाते हैं। तो इनको हैंडल करने के लिए हमारे पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है अभी तक, स्टडी करने के लिए बहुत लेटेस्ट चीजें नहीं है हमारे पास। तो इसलिए हम मॉडरेट जो रिएक्शन होता है उन्हीं को स्टडी करते हैं। और केमिकल काइनेटिक्स की बुनियाद भी मॉडरेट रिएक्शन है, याद रख लें कि ये इसी को लेकर चलती है आगे। इसके बाद हमारे पास दो तरह के रेट हो सकते हैं। नंबर वन हमारे पास होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और नंबर टू हमारे पास होता है इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस कहते हैं उसी वक्त जो हो जाए, फौरी हो जाए जो।
इंस्टेंटेनियस रेट। तो एवरेज होती है कि आपसे मैं पूछता हूँ कि 5 मिनट के बाद रिएक्शन कितना उसका रेट है, वो आपने ले लिया कि 5 मिनट के बाद उसके जो रेट था 2 मीटर पर सेकंड था, या फॉर एग्जांपल हम रेट का वैसे और यूनिट होता है, मैं आपको जस्ट समझाने की खातिर कर रहा हूँ, मोल पर डीएम होता है पर सेकंड। तो ये इसका यूनिट है, और 5 मिनट के बाद फिर आपने देखा 10 मिनट के बाद 4 हो गया, और 15 मिनट के बाद देखा आपने 6 हो गया, तो आपने सबको जमा कर देना है, 2 4 + 6, और जो टोटल टाइम है 10 15 मिनट उस पर डिवाइड कर देना है, और वो जो रेट निकल कर आएगा वो एवरेज रेट होगा। वो जो रेट निकल कर आएगा वो क्या होगा, एवरेज रेट होगा। तो इसकी डेफिनेशन ये होती है, चेंज इन, एक्चुअल में रेट होता क्या है वो आगे बताता हूं आपको, कि चेंज इन कंसंट्रेशन होती है रेट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट आर एनी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या तब्दीली आ रही है पर यूनिट, पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में, ठीक है जी, ओवर, पर यूनिट टाइम ओवर आ, ओवर अ स्पेसिफाइड इंटरवल, यानी ये एक उनमें वक्फा होता है। स्पेसिफाइड इंटरवल जैसे मैंने बताया था कि हम ले रहे हैं 5 मिनट के बाद रेट चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं, 5 मिनट के बाद कितना रेट है, तो उसके लिए हम यहाँ एवरेज रेट लिखेंगे, एवरेज रेट ये इक्वल होगा कि कंसंट्रेशन में कितनी तब्दीली आई है, ठीक हो गया जी, ओवर टाइम कितना लगा है। तो ये डेल्टा, लार्ज डेल्टा से इसको रिप्रेजेंट करवा देते हैं, ये लार्ज चेंज को बताता है एक्चुअल में। और इंस्टेंटेनियस क्या होगा, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मैं सारी डेफिनेशन बाकी वही है, एट अ पार्टिकुलर, पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी ये एक पार्टिकुलर इंस्टेंट के बाद जो रेट होगा, मतलब आपने जस्ट इसमें ये देखना कि 5 मिनट के बाद रेट क्या होगा या 2 मिनट के बाद क्या रेट है। आपने ये नहीं फिर सबको ऐड नहीं करना कि 10 मिनट के बाद भी देखेंगे, 15 मिनट के बाद भी देखेंगे, उसको ऐड, इसमें आपने सिर्फ एक स्टेप के बाद रेट चेक करना है। उसमें क्या था, एवरेज में आप 5 मिनट के बाद देखते थे, 10 मिनट के बाद, फिर 15 के बाद, फिर सबको ऐड करके टाइम पे, टोटल टाइम पे डिवाइड कर देते थे। तो इस तरह नहीं है इसमें, इसमें सिर्फ एक लम्हे के बाद आपने चेक करना है। मैं आपसे कहता हूँ रेट चेक करें, आप बताते सर रेट ये हो, इस टाइम पे ये रेट है, बस। ठीक हो गया जी। तो ये जो होता है ये इसमें शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम होता है, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम है, मतलब ये आप मुख्तसर वक्त के बाद ये चेक कर लेते हैं, या इसमें क्योंकि इंस्टेंट उसी वक्त पे ये चेक हो जाता है। ये जो होता है ये एक्चुअल में ये लॉन्ग इंटरवल के बाद आता है, जैसे 5 मिनट के बाद, फिर 10 मिनट, फिर 15, फिर 20, इस तरह से लॉन्ग इंटरवल होता है इसमें, लेकिन उसी में फौरी चेक हो जाता है, ऑन द स्पॉट एक ही इंटरवल लेना होता है आपने। और याद रखें ये जो होता है एवरेज रेट होता है, ये आपके पास मल्टी स्टेप के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डेफिनेटली मल्टी स्टेप होंगे, उन सब के रेट को जमा करना है और टोटल स्टेप्स पे और या टाइम पे डिवाइड कर देना है, मल्टी स्टेप्स के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो होता है नॉट फॉर मल्टी स्टेप, यहाँ पे हमने उल्ट कर दिया है, यहाँ पे लिख दे नॉट फॉर मल्टी स्टेप इंस्टेंट, जो एवरेज होता है ये आपका मल्टी स्टेप के लिए भी होता है, मल्टी स्टेप के लिए भी आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस था आप लोगों के लिए। पहला जो क्वेश्चन ये है कि एवरेज रेट कब बराबर होगा इंस्टेंटेनियस रेट के, नंबर 1, और एवरेज रेट कब ज्यादा होगा इंस्टेंटेनियस से, नंबर 2, और नंबर 3, इंस्टेंटेनियस रेट कब ज्यादा होगा एवरेज से। ये 3 आपने बातें नोट करनी है, कल की जो असाइनमेंट होगी उसमें आपने ये लिखना है, इसको एक्सप्लेन करना है जी।
अब हम ग्राफ भी देख लेते हैं इनका। देखें ग्राफ बड़ा सिंपल है, इसमें पहले हम एवरेज का देख लेते हैं। एवरेज यहाँ पे टाइम ले रहे हैं, क्योंकि रेट जो होता है बेसिकली ये चेंज इन कंसंट्रेशन होती है। यहाँ पे हम ले लेते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। शुरू शुरू में कंसंट्रेशन ज्यादा थी, लेट्स सपोज 100 थी, और रेट टाइम तब जीरो था। मतलब टाइम जीरो तो नहीं होता डेफिनेटली कि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, इसलिए हमने उसे कह दिया कि जीरो है टाइम। अब हम देखते कि 5 मिनट के बाद, डेफिनेटली 5 मिनट के बाद रिएक्टेंट जो होंगे वो कम हो जाएंगे, प्रोडक्ट में चले जाएंगे। ये 5 मिनट है, यहाँ पे 5 मिनट होते हैं। तो 5 मिनट के बाद हमने देखना है कि कंसंट्रेशन कितनी रहती है। ये एक ग्राफ इस तरह से बनता जाएगा, इस तरह से, इस तरह से। अब ये 5 मिनट के बाद और ये 10 मिनट के बाद, ये 10 मिनट के बाद, अब हमने देखना है कि एवरेज रेट क्या होगा इस दो स्टेप्स का, 5 और 10 मिनट। अब देखें 5 मिनट के बाद जो कंसंट्रेशन है, आपने यहाँ पे लाइन लगानी होती है, और यहाँ इसके कॉरिस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन थी, तो मैं कहता हूँ 90 मॉलिक्यूल्स रह गए हैं। और 10 मिनट के बाद देखें तो कंसंट्रेशन फर्दर कम हो गई। अब आप देख सकते हैं कंसंट्रेशन कम हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ 80 मॉलिक्यूल्स रह गए हैं, और टाइम कितना है, 10। अब आपने रेट जो है उसका फाइंड करना है, वो कैसे फाइंड करेंगे? रेट, एवरेज रेट जो होगा वो इक्वल होगा आपके पास चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर चेंज इन टाइम। तो चेंज कैसे मालूम करते होते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है 80, और इनिशियल क्या है 90, और डेल्टा टी कितना है 10 -5। अब बेटा यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आएगा, देखें 90 में से 80 माइनस कर दे 10, और 10 में से 5 माइनस कर दें 5, और 5 2 10, तो यहाँ पे -2 आ गया। तो कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डीएम, और टाइम का होता है पर सेकंड। मोल पर डीएम क्यूब, और टाइम का होता है पर सेकंड। मोल पर डीएम, मोल पर डीएम क्यूब होता है, ठीक है, और टाइम का होता है पर सेकंड। अच्छा, तो यहां से आपको एक जो बुनियादी कॉन्सेप्ट क्या समझ आया है कि इतने मॉलिक्यूल हैं जो 5 मिनट के बाद कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में। समझ आ रही? 2 मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, इतने मॉलिक्यूल हैं टोटल रिएक्टेंट के जो 5 मिनट के बाद आपके कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक हो गया जी। तो इससे आपको ये बात समझ आ जाती है कि एवरेज रेट कैसे आपने फाइंड करना है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर, सॉरी, चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर टाइम करके, तो इस तरह से आप उसका रेट। और यहाँ पे माइनस साइन का मतलब क्या है? माइनस साइन इस बात की इंडिकेशन है कि जो रिएक्टेंट है वो कम हो रहे हैं। रिएक्टेंट आर डिक्रीजिंग विद टाइम, रिएक्टेंट आर डिक्रीजिंग विद टाइम, रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहे हैं टाइम के साथ। माइनस साइन इसकी इंडिकेशन है, तो ये बात आपने नोट कर लेनी। ये था एवरेज रेट। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंस्टेंटेनियस रेट का कर्व भी देख लेते हैं। हाँ जी, देखिए इंस्टेंटेनियस रेट, लेट्स सपोज ये है हमारे पास एक, यहाँ पे हमने लिख दिया है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। चलें प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं। अब प्रोडक्ट्स के केस में जो ग्राफ होगा वो चेंज होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे टाइम ले लेते हैं हम। रिएक्टेंट तो कम हो रहे थे ना, टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब मैं देखना चाहता हूँ इस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर, अपना रेट चेक करना चाहता हूँ कि इस पॉइंट के ऊपर मुझे बताएं कि कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए हैं, या प्रोडक्ट कितनी फॉर्मेशन हो रही है। ठीक हो गया इस पॉइंट पे। तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर एक टेंजेंट लाइन ड्रा कर देते हैं। टेंजेंट वो लाइन होती है जो सिर्फ एक पॉइंट पे कट करती है। तो देखें यहाँ पे मैंने टेंजेंट ड्रा कर दी। अब जैसे ही टेंजेंट ड्रा करेंगे, इससे पास होगी टेंजेंट इस पॉइंट से,
और इसके कोरिस्पोंडिंग ये वाला टाइम होगा, ये टी टाइम। अब टेंजेंट कैसे निकालना आता है, उसका फार्मूला ये होता है टेंजेंट का, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब आपको ये कैसे निकालना है, इसका और तरीका होता है, y2 - y1 ओवर x2 - x1। अब आपने क्या करना होता है, y2, ये जो लाइन है ये y वाली है, इसकी दो वैल्यूज ले लेनी, इसके कोरिस्पोंडिंग इसकी दो वैल्यूज ले लेनी है, y2 और y1 की। लेट्स सपोज ये y2 है और इसी के कोरिस्पोंडिंग एक y1 ले लेनी है, और यहाँ पे दो टाइम ले लेने, T1 और T2। तो इसी पॉइंट का आपने रेट निकालना है ना, तो इसमें से इसको T2 - T1 कर देंगे, यानी x2 - x1 कर देंगे, तो आपका ये रेट निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना होता है, एक टेंजेंट लाइन ड्रा करनी होती है, और टेंजेंट जो होता है वो इक्वल होता है y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो एक पॉइंट पे जो रेट निकाल रहे हैं हम, उसी लम्हे के ऊपर, एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर, उसको इंस्टेंटेनियस रेट बोल देते हैं। इसके बाद एक डीमेरिट होता है एवरेज रेट का, वो हम देख लेते हैं। डीमेरिट क्या है एवरेज रेट का, देखें इसका सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ओवर्स एंड रन्स, यहाँ पहला ओवर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, और यहाँ पे पहले में रन्स आए हैं 6, 7, 8, 9, 10। अब इसका एवरेज लें, आप जरा एवरेज रेट इनका निकालें। एवरेज रेट टोटल रन्स कितने हैं, 6, 7, 8, 9, 10 को आप ऐड करें ऊपर, और नीचे ओवर्स की तादाद कितनी है, 5। 5 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 8। क्या हर ओवर में 8 रन आ रहे हैं, आप देख सकते हैं सिर्फ 8 तीसरे ओवर में आ रहे हैं, बाकी किसी में नहीं 8 आ रहे, किसी में कम आ रहे हैं तो किसी में ज्यादा आ रहे हैं। तो एवरेज रेट हमें एक्यूरेट रेट नहीं बताता, जो एक्यूरेट है वो इंस्टेंटेनियस रेट है। तो एवरेज रेट जो होता है वो एग्जैक्ट हमें रिएक्शन का बताता नहीं है, रेट नहीं बताता। जो इंस्टेंटेनियस रेट होता है वो हमें एक्चुअल जो इंफॉर्मेशन देता है। ठीक हो गया जी, तो ये डीमेरिट था इसका। इसके बाद हम बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और इससे आगे फिर हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन की हम बात करते हैं। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम, यानी टाइम के साथ कंसंट्रेशन में कितनी तब्दीली। मैं कहता हूं कि 100 मालिक्यूल थे, एक सेकंड के बाद कितने मालिक्यूल जो हैं वो प्रोडक्ट्स में चले गए। ये रिएक्टेंट के मालिक्यूल थे, मैं कहता हूँ 10 चले गए एक सेकंड के बाद। तो आप लिखेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट का रेट निकाल सकते हैं या रिएक्टेंट का, तो इसी तरह आप उसका रेट निकाल के टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो आपको रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा, dx/dt। ये x आपका रिएक्टेंट भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी हो सकता है, और d जो यहाँ पे है ये चेंज है, ये बताता है कितने चेंज आया है सिस्टम में। ठीक हो गया। अब हम ना कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, मैं आपसे बात करता हूँ एक रिएक्शन की मदद से। N2 + 3H2 मेक्स 2NH3। यहाँ पे जो हमने बात करनी है कि यहाँ पे रेट कैसे डिस्कस करना है। देखिए मैं आपको ये इक्वेशन दे दी है, अब हमने बताना है कि N2 का रेट विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया क्या है। तो यहाँ पे आप कैसे देखेंगे,
N2 का रेट विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया क्या है वो देखना है। मैं आपको सिंपल तरीके दो बताऊंगा, दोनों ही आसान है अगर कर लें तो। ये इसको हम x मान लेते हैं, इसको हम y मान लेते हैं और इसको z मान लेते हैं। let x is rate of N2 and y is of hydrogen and z is of ammonia। तो हम क्या कर सकते हैं, आपको इतना पता चल रहा है कि y जो है ये 3 गुना है x के। मतलब नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल है। तो इसका मतलब क्या होगा, सिंपल मतलब है इसका सर कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन इज 3 टाइम्स ऑफ नाइट्रोजन। के मतलब हाइड्रोजन 3 गुना कम हो रहा है जबकि नाइट्रोजन 1 गुना कम हो रहा है। तो इसका ये इतना सा मतलब है, आप देखकर बता सकते हैं इक्वेशन से। फिर इसी तरह मैं ये लिख सकता हूं z इज इक्वल टू 2x। z इज इक्वल टू 2x। इसकी सर आप कैसे बात कर रहे हैं? इसका मतलब है कि प्रोडक्शन रेट या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज 2 टाइम्स ऑफ नाइट्रोजन। आप देख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख लें बेटर है कि अमोनिया नाइट्रोजन जो है इसका 1 मॉलिक्यूल है, इसके 2 बन रहे हैं। तो इसका सिंपल मतलब यही है कि सर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इज 2 टाइम्स ऑफ नाइट्रोजन कंजप्शन। नाइट्रोजन 1 मॉलिक्यूल जाता है तो अमोनिया के 2 बनते हैं। तो इससे आप रेट इक्वेशन से निकाल सकते हैं। एक दूसरा मेथड है वो भी बता देता हूं आपको। देखें, जो एवरेज रेट होता है ना, एवरेज रेट वो ऐसे इक्वल होता है। मैं आपको बता देता हूँ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। हमने इक्वेशन लिख ली थी N2 प्लस 3H2 मेक्स 2NH3। अब इसी को लेकर चलते हैं। देखिए, किसी के साथ कुछ ना हो तो उसके साथ 1 होता है। अब ये जो होते हैं इनको हम बोलते कोफिशेंट। कोफिशेंट बोल देते, क्या बोलते, कोफिशेंट। अब रेट लिखना है, एवरेज रेट आपने नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ऊपर लिखनी होती है। नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बटा टाइम, और उनके कोफिशेंट को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। कोफिशेंट को बटे में लिखना होता है। नाइट्रोजन का 1 है तो इसका 1 ही लिख दें। 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉरी, इनवर्स लेकर आपने उसको लिख देना होता है। अभी आपको समझ आ जाएगी। यहाँ माइनस लगाने का मतलब है कि ये रिएक्टेंट है, कम हो रहे हैं। और हाइड्रोजन के साथ भी माइनस आएगा। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ओवर टाइम, और इसके कोफिशिएंट कितने हैं, 3 है। तो इसको बटे में लिखना है 1/3। और इसी तरह आपने प्रोडक्ट के साथ प्लस आएगा तो ये लिख देंगे 1/2 डेल्टा NH3 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो इसके साथ 2 आ जाएगा। अब आप यहां से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। अब इसको देखें, इसको हम सारे को x मान लेते हैं। तो -x इज इक्वल टू -1/3y, इसको हम y मान लेते हैं। और 1/2 इज इक्वल टू z। अब इन दो में से आप दो चीजों को लेकर कंपैरिजन कर सकते हैं, आप x के लिहाज से y का, y के लिहाज से z का, या z के लिहाज से x का। तो मैं दोनों को, अगर इसको और इसको कंपेयर करूं, देखें -x इज इक्वल टू -1/3y, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो x आपका क्या था, दिस वाज योर नाइट्रोजन। और 1/3 आपका क्या था, y क्या था आपका, ये हाइड्रोजन। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, 3x इज इक्वल टू वाई। तो अगेन वही आंसर आ रहा है सर कि y जो है वो 3 टाइम्स है नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है, y के 3 मॉलिक्यूल है। तो सर अगेन वही बात आ गई जो आपने पहले बताई थी। तो आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई है कि रेट आपने इक्वेशन से कैसे निकालना है। अब इसको प्रूव भी कर लेते हैं। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, एवोगैड्रोस लॉ पड़ा हुआ है, ये आपको प्रूव मिलेगा नहीं। ये मैंने थोड़ा सा दिमाग लड़ाया था इस पे, और इसको समझने की कोशिश की थी। जो मेरी समझ में आती है, ये कोई ऑथेंटिक बात नहीं है।
जो मेरी समझ में आई उसके मुताबिक मैंने फिर इसको ड्राइव किया है। एवोगैड्रोस लॉ आपने पढ़ा है। उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। आपको ये बात पता है एवोगैड्रोस लॉ ये कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसको मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा एन ए इज इक्वल टू वी ए, वही जो हम करते आ रहे हैं। और डेल्टा एन बी, यहाँ के लिख दूं तो आपको आसानी रहेगी। सर के क्यों नहीं लिख रहे, लिख दिया जी, के वी बी। अब इसको इक्वेशन 1 मान ले, इसको इक्वेशन 2 मान ले। हाँ जी, इसको 1 को 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा एन ए ओवर डेल्टा एन बी। के से कैंसिल हो जाएगा, वी ए ओवर वी बी। सर ये आ गया आपके पास। अब आपको एक बात पता है, क्या पता है आपको? ये पता कि ऊपर नीचे दोनों से किसी भी चीज को डिवाइड करें फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको इससे डिवाइड कर दें, अगर एन ए को वी से इधर भी डिवाइड कर दें और एन बी को वी से डिवाइड यहां भी कर दें, यहाँ वी ए ओवर वी बी ही रहने देते हैं। आपकी सुन लेते हैं, सर इसको ऐसे ही रहने दें। यहाँ आपको एक बात मैंने बड़ी दफा बता दी है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है ये कंसंट्रेशन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन लिख सकते हैं। किसकी लिखेंगे सर? ए है तो ए की लिख दें, सी ए ओवर नीचे क्या लिख देंगे सर? सी बी लिख देंगे। और यहाँ पे वो वॉल्यूम वैसे का वैसा था, वी ए ओवर वी बी, उसको तो हमने हिलाया ही नहीं। अब सर इनको सेपरेशन करने का वक्त आ गया। कैसे? आपने सेपरेशन कैसे करनी है? सी ए की जगह वी ए लिख सकते हैं और सी बी की जगह वी बी लिख सकते हैं। इसको इधर ले जाएं और इसको इधर नीचे ले आए। अब एक बात नोट करें सर, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या लिखा था? हमने ये इक्वेशन लिखी थी N2+3H2 मेक्स 2NH3। तो उसमें भी हमने ये बात लिखी थी, कंसंट्रेशन ऊपर आएगी और जो उसका वॉल्यूम वाला फैक्टर होगा, जो उसका वॉल्यूम वाला फैक्टर होगा वो नीचे आएगा, जो उसके साथ वॉल्यूम लगा होगा। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपने ये पहले प्रूव किया हुआ है कि एन ए इज इक्वल टू वी ए। तो डेल्टा एन या एन ए लिख सकते हैं इस वॉल्यूम की जगह पे। तो नंबर ऑफ मोल्स उसके सर नीचे आएंगे, कंसंट्रेशन ऊपर आएगी और नंबर ऑफ मोल्स नीचे आएंगे। वही आपने किया था कि कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की ऊपर लिख दी और जो वॉल्यूम था 3 वो नीचे लिख दिया। तो ये प्रूव हो गया, जो नंबर ऑफ मोल्स थे वो नीचे लिख दिए। यहां तक अगर किसी को कोई बात समझ नहीं आई तो वो बताएं जी। जो बातें अभी तक हमने की हैं केमिकल काइनेटिक्स की, कोई बात समझ नहीं आई तो बताएं। बड़ी बात है अगर आपको समझ आ गई है तो। चले एक एग्जांपल कर लेते हैं, फर्दर आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि सर कैसे आप हवाई फायर तो नहीं कर रहे। वो देख लेते हैं हम इधर। देखें, यहाँ पे हमें दिया हुआ है रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O5 दिया हुआ है। वो है आपके पास 0.02 मोलर सोल्यूशन, ये आप कह लें मोलरिटी दी हुई, ठीक है। अब आपने बताना है रेट ऑफ NO2 ये कितना है और रेट ऑफ O2 कितना है, ये आपने बताना है। अब आपको तो एक चीज दी हुई बाकी नहीं दी हुई, आप इसको x मान ले, इसको y, इसको z। देखें जी, अब रेट ऑफ रिएक्शन आपको मैंने पहले ही बता दिया, आप तीनों को बराबर लिख सकते हैं 1/2 x माइनस लगा लें और यहाँ पे प्रोडक्ट है प्लस 1/4 y इज इक्वल टू 1/1 जी। अब यहाँ से आपके पास कौन सा रेट है? x का गिवन है तो आप इसको दोनों से कंपैरिजन कर लेना है आपने। 1/y, एक का मैं निकाल देता हूँ, एक का खुद से निकालिएगा। x की वैल्यू आपको पता है, y की निकालनी है, मुश्किल नहीं है। x की जगह पे वैल्यू पुट कर दें सर, कितनी है? वो वैल्यू है -1/2 इंटू 0.02, ये 1/4 y आ जाएगा। तो यहाँ से सर आपने y की वैल्यू निकाल लेनी जो भी आए।
तो आप देख सकते हैं इससे आप एक रिएक्टेंट की अगर आपको रेट की वैल्यू गिवन है तो दूसरे की आप निकाल सकते हैं। बहुत आसान मेथड है, दोनों मेथड आपको मैंने बता दिए किस तरह से आपने इनको लेकर चलना है। आपकी मर्जी, कोई मर्जी मेथड आप देख लें। इसके बाद हम बात करते हैं रेट लॉ की। हमने रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर ली, उसको कैसे लिखते हैं, फार्मूला क्या है, उसकी डेरिवेशन कैसे हुई है, वो सारी बातें हमने कर ली हैं। अब हम बात करते हैं रेट लॉ की। अब रेट लॉ की डेफिनेशन की पहले बात कर लेते हैं। एनी एक्सप्रेशन विच शोज विच शोज डिपेंडेंस डिपेंडेंस ऑफ rate of reaction on molar concentration of reactant, molar concentration of reactant। यानी कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जो इस बात को शो कर रहा हो, इस बात को जाहिर कर रहा हो कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर रेट किस तरह से डिपेंड करता है, वो जो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं उसको रेट लॉ बोल देते हैं। एग्जाम्पल, आपके पास एक सादा सा रिएक्शन है, A+B मेक्स C+D। आपको रेट लिखना आता है रिएक्टेंट का, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A एंड B। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से साफ पता चल रहा है कि जो रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन का वो ए की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है और बी की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। तो डिपेंडेंस को शो करवाना है, उसको रेट ला बोल देंगे आप। ठीक है, उसको क्या बोल देंगे, रेट ला बोल देते हैं। तो ये आपने याद रखना है। इसको लिखने का एक्सप्रेशन वो सारा आप जानते हैं, क्या नाम था उसका, गोल्डबर्ग और बेक का जो ला था, ला ऑफ मास एक्शन, वो आपको हम करवा चुके हैं ऑलरेडी इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको लिख लेते हैं बेसिकली। अब हम बात करते हैं रेट कांस्टेंट की, कि रेट कांस्टेंट क्या होता है। रेट कांस्टेंट की बात करते हैं तो वो क्या होता है उसको देख लेते हैं। देखें, रेट ऑफ रिएक्शन आपने देखा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन के। ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वल होगा, अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म कर दें, के इंटू ए इंटू बी, तो ये जो के आ रहा है ये एक्चुअल में रेट कांस्टेंट है। ये क्या है, रेट कांस्टेंट है। अब इसकी डेफिनेशन यहीं पे कर लेते हैं, हम बाद में भी इसको समझ लेते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं इसको, ये क्योंकि काम की चीज है। तो रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज यूनिटी, यानी जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाए तो रेट कांस्टेंट जो होगा वही रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगा। इसकी वन कर दें, इसको वन कर दें, दोनों को वन करें तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के। यानी अगर 1 मोलर कंसंट्रेशन ले ली जाए रिएक्टेंट की, तो जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो आपके रेट कांस्टेंट के इक्वल होना चाहिए, वो आपके रेट कांस्टेंट के इक्वल होना चाहिए। अब इसको समझते हैं, आप लोग दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें, फर्दर देखते हैं इसको।